हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग मॉडल सेट पेपर का फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे अपना पहला क्वेश्चन है सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर है चार्ज प्लेन कंडक्टर। चार्ज प्लेन कंडक्टर, पहली बात में कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे होता है। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्ज होगा, है ना। तो इसके दोनों सरफेस पे होगा, एक जो इसके बैक में है उस पे भी होगा, ठीक है। और इसका अगर एरिया ए है, टोटल चार्ज क्यू है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या बोलेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ क्या हो गया, क्यू बाय ए, इसी को हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू प्लेन शीट के लिए किसी भी पॉइंट पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले फेस के लिए क्या हो जाएगा, इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बैक में जो फेस है उसके वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हो गया, ये कितना हो गया नेट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या होता है, अपने पास प्लेन शीट है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंडक्टर है तो सरफेस पे होगा, ठीक है। क्यू चार्ज है तो सिग्मा क्या डिफाइन होगा, क्यू बाय ए। और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक ये दो सीट है, एक दोनों साइड इसके चार्ज होगा ना, सिग्मा इसका चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बाय एरिया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाले फेस के वजह से, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन अनदर फेस की वजह से, दोनों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज देखिए, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं, देखिए, तो इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, इसी को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। हमारा जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी किसी भी कंडक्टर के सरफेस के पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर के सरफेस के पास भी। वो भी देख लेते हैं अगर वो आ गया ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तो प्लेन कंडक्टर के लिए बोला गया है ना, रैंडम कोई भी कंडक्टर होगा किसी भी शेप का, उसके लिए देख लेते हैं। रैंडम कोई भी हो अगर, उसके लिए जस्ट उसके सरफेस के पास अगर किसी पॉइंट पे बोला जाए, तो आप एक गॉसियन सरफेस लीजिए। तो इसके गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 5 और क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब इसके अंदर जितना टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू, क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, एरिया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू क्या होता है, फाई का अपना ई डॉट टोटल एरिया, एरिया कितना ए है, यहाँ देखिए ए कैंसिल, ई बराबर कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर के लिए उसके सरफेस के पास, जस्ट पास में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्ट रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल का क्या होता है, ग्रेडियंट, डी वी बाई डी आर। ये नेगेटिव साइन स्पेशली आता है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन आपको शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल अपना
डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से यहां है, इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, और ये कोई दो पॉइंट ले लिया हम 1 और 2, दो पॉइंट ले लिए, तो 1 पे जो पोटेंशियल होगा V1, सेकेंड पे जो होगा V2, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो V2 अपना कम होगा V1 से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप इधर चल रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, V2 का वैल्यू कम होगा V1 से। इस पे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर E का V से रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, तो V को भी लिख सकते हैं हम यहां से E dr, है ना, इंटीग्रेशन साइन के साथ, ये इधर dV लिख सकते हैं ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में। ये अपना डिफरेंशियल फॉर्म में और ये अपना इंटीग्रल फॉर्म में, इसी का रिवर्स कर दिए, dr इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, डायरेक्ट रिलेशन, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर 9 किलोमीटर है, सॉरी 9 किलोमीटर रेडियस का 9 किलोमीटर रेडियस का अपना स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका कैपेसिटी बताना है। कैपेसिटी क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर r रेडियस का हो उसका कैपेसिटी क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। इसको आप डेराइव करने के लिए निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो वहां से निकल जाएगा ये। इसका पोटेंशियल का वैल्यू आपको पता है KQ/R होता है, तो डिवाइडेड बाय ऐसे कर लेते हैं, Q इसका पोटेंशियल होता है KQ/R, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, Q कैंसिल, यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो गया, R/K, K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये भी SI यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे रख के इसी वैल्यू को हम निकालते हैं कैपेसिटेंस अपना। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट में, R कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर में, तो उसको SI में कन्वर्ट कर ले तो 9 मीटर में 10 टू द पावर 3, तो 9 कैंसिल, 10 टू द पावर -6 फैराड आया, इसी को लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैराड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही है। हो गया तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से अब है अगला क्वेश्चन, फिर से कैपेसिटर वाला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट रखा हुआ है, इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कैपेसिटर्स, ठीक है ना। इसके बीच डिस्टेंस D से सेपरेटेड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका क्या होता है कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। D क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जिससे सेपरेटेड है दोनों प्लेट। A क्या है, प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो इसके बीच में कोई मीडियम अगर नहीं होगा तो फ्री स्पेस, तो डायरेक्ट हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर लेंगे। अगर कोई एक मीडियम डाल दे तो उसका खुद का हो जाएगा E(m) होता है किसी भी मीडियम का, ये फ्री स्पेस का था तो E(m) हो जाएगा। तो E(m) को लिख सकते हैं E0 इंटू ER। ER को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी,
रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस ऑप्शन में क्या चेंज आएगा, किसी मीडियम में जैसे ही प्लेस किए होंगे उसके कारण सी क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ई एम ए बाई डी। ई एम को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सही है। एप्सिलॉन आर क्या किस लिए आया, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। जब ये फ्री स्पेस में रखा हुआ था, इसके बीच कोई मीडियम नहीं था, तो एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे। कोई मीडियम नहीं होता या एयर होता तो, क्योंकि एयर ई आर जो होता है एयर के लिए और वैक्यूम के लिए 1 होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो 1 लिख देते अगर ये हमारा फ्री स्पेस में रखा होता तो। जैसे ही मीडियम में एंट्री किया तो ई आर आ जाएगा। ये अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला है गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस को कंपेयर करना है। गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं पोटेंशियल और करंट मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर को भी पोटेंशियल मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर बनाया कब कैसे जाता है, पहले आपको कंस्ट्रक्शन याद हो तो ये आराम से अपना हो जाएगा। ये वाला कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली में वोल्टमीटर हम बनाते क्यों है, क्योंकि हमको गैल्वेनोमीटर जो मेजर करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसका रेंज कुछ कम होता है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आर जी, ये जो पोटेंशियल मेजर करता है वो कम रेंज का होता है, क्योंकि आई जी वी जो ये करेगा गैल्वेनोमीटर ये अपना, तो गैल्वेनोमीटर जो मेजर करता है वी जी वो हो जाएगा आई जी इंटू आर जी। ये आई जी बहुत कम रेंज का होता है, मैक्रो में होता है, मैक्रो एम्पियर में, ठीक है। इसके वजह से ये अपना वी जी बहुत कम आता है, इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में चेंज करते हैं। इसको वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है अपना, इसमें ऐड कर देते हैं एक सीरीज में बड़ा सा रेसिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में एक नया रेसिस्टेंस ऐड करते हैं। अब ये जो पूरा आया सिस्टम, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। तो अब गैल्वेनोमीटर में और वोल्टमीटर में कंपेयर कीजिए। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर जी बराबर, इसी को जी बोलेंगे, जी बोल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। और वोल्टमीटर का भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जी प्लस आर, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन जी आया। सीरीज में ऐड किया ना रेसिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया है। अगर गैल्वेनोमीटर को बोलता है एमीटर के रेसिस्टेंस से कंपेयर करने, तो कैसे करते, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड करते हैं। एमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, एमीटर में चेंज करने के लिए इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा एमीटर। एमीटर बन जाता है तो एमीटर का आर इक्विवेलेंट देखिएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एस इंटू जी बाय एस प्लस जी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल वाले का, वो हमेशा दोनों इंडिविजुअल वाले से कम ही होता है वैल्यू में, तो ये आता जी से छोटा। जब यहाँ पे क्वेश्चन में एमीटर हुआ होता तो वो उसका एमीटर का रेजिस्टेंस वो कम होता जी से, लेकिन वोल्टमीटर का केस है, वोल्टमीटर में हम सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ए, वी इज ग्रेटर देन जी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन किस में है, पोटेंशियोमीटर में, वोल्टमीटर में, मीटर ब्रिज में और गैल्वेनोमीटर। 4 ऑप्शन है अपने पास। अपन व्हीटस्टोन ब्रिज यूज क्यों करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसके रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है अपर वाले का लोअर वाले का, तो बीच में जो अगर गैल्वेनोमीटर बीच में लगाए तो उसमें कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि करंट ही नहीं पास करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज यही होता है ना, यहाँ पे कुछ आर है, पी क्यू आर एस ऐसे कुछ है। आप अगर इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ दे, ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है ना,
व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन दोनों का रेशियो R/S का रेशियो P/Q के रेशियो के बराबर होता है। तो इस वजह से इधर करंट क्या होता है, I 0 होता है। इधर करंट 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यही अपना होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका हम यूज किस में कर सकते हैं, यूज ऐसे कर सकते हैं कि हमको अगर ये दोनों पता हो, ये एक पता हो, तो किसी अननोन रेसिस्ट मतलब चौथे वाले किसी 3 का पता हो तो चौथा निकल जाएगा ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसका मेन यूज होता है अननोन रेसिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं हम। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हैं हम अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अननोन रेसिस्टेंस हमको फाइंड करने के लिए है ना, 3 हमको पता होगा और चौथा हम निकाल लेंगे। अगर आप इसमें ऑप्शंस में देखें तो पोटेंशियोमीटर है पहला। पोटेंशियोमीटर का मेन यूज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करने के लिए दो बैटरी दिया रहेगा, उसका कंपेयर करने के लिए पोटेंशियल, या उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कंपेयर करने के लिए। वोल्टमीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए। मीटर ब्रिज है यहाँ पे जो अपना, उसका आप अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे वो इसी तरीके से होता है, वो अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में एप्लीकेशन यूज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। गैल्वेनोमीटर फिर वही है, पोटेंशियल और करंट दोनों मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर है यहाँ से ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं होगा, बाकी 3 हमको पता होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम चौथा निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे R नहीं पता है, R बराबर क्या हो जाएगा, S/P/Q, ये तीनों पता है तो यहाँ से निकल जाएगा ना। यही अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन एप्लीकेशन है। और व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किस में होता है, मीटर ब्रिज में। अगला क्वेश्चन है अपना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डिपेंड अपॉन। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते किसको है, रेसिस्टेंस किसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। ये रो जो होता है रेजिस्टिविटी है ना, इसी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इसी को। तो रो क्या होता है, पहला देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, डिपेंड्स करेगा लेंथ पे। लेंथ पे अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस देखिए लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वायर का लंबाई बढ़ा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये मेटेरियल पे बेस्ड होता है। मेटेरियल अगर चेंज होगा तभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड अपॉन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू अपना चेंज नहीं हो सकता। समझे, सेम मटेरियल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर R के बारे में पूछा होता तो R का डिपेंडेंसी होता, वो L पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेंथ बढ़ने के साथ वो चेंज होता, ए के बढ़ने के साथ वो घटता, ये रेसिस्टेंस के साथ होता। बट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है लेंथ और एरिया के साथ, उसको कोई मतलब नहीं है। आप सेम मटेरियल है आपका, जैसे एल्युमिनियम का वायर है, एल्युमिनियम का वायर मोटा हो पतला हो, उसका रेसिस्टेंस तो एल्युमिनियम के वजह से ही है, रेसिस्टिविटी, तो उसका रो सेम ही रहेगा। तो मतलब वो जब तक एल्युमिनियम की जगह कोई और वायर नहीं चेंज करे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट रूल में, पॉइंट रूल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे करंट अगर 3 या 4 डायरेक्शन कहीं भी है तो इसका क्या होता है, इधर से अगर आ रहा है करंट I1, इधर जा रहा है I2, I3, I4, तो इसका पॉइंट रूल का मतलब होता है जितना करंट एंट्री किया है उतना ही एग्जिट करेगा, जितना फ्लो इन हुआ है फ्लो आउट उतना ही होगा। तो I1
एंट्री देखिए कहाँ से है, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू जितना बाहर निकल गया है I2 प्लस I3। ये होता है पॉइंट रूल। यहाँ पे किसका कंजर्वेशन का लॉ है, ये चार्ज का कंजर्वेशन। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। कौन सा क्वांटिटी कंजर्व हो रहा है, चार्ज। एनर्जी का कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है, एनर्जी, मोमेंटम और मास, ये तीनों तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, किरचॉफ्स लॉ है। तो यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन होता है। एक्चुअल में तो करंट हो रहा है, करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है ना। करंट अपना क्या होता है, यहाँ पे करंट कंजर्व था ना आपका, तो करंट क्या होता है, करंट होता है dq/dt, है ना। क्यू क्या है, ये चार्ज ही तो है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट अगर फ्लो इन और फ्लो आउट सेम है तो चार्ज का कंजर्वेशन है, सीधा सीधा। अब अगला है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड है कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का क्या मोशन होता है, कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, E0। तो फोर्स क्या होगा, 0 एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं होगा, 0 है फोर्स। तो एक्सलेरेशन क्या होगा, 0, E0 होता है इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फोर्स हमारा 0 होगा, तो एक्सलेरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सलेरेशन 0 है तो एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड वाला जो मोशन वाला ऑप्शन है बी और डी, वो तो होना नहीं है। अब बस जाता है यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एवरेज। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिगजैग पाथ होता है कुछ ऐसे, यहाँ से एग्जैक्टली मोशन ये हुआ है, लेकिन उसके बीच में ये टेढ़ा मेढ़ा रैंडम चलता रहता है। तो आप इसका जो यूनिफॉर्मली तो चलेगा, यूनिफॉर्म हो सकता था, लेकिन इसका एग्जैक्ट हम जो लेते हैं जब वैल्यू, उसको एवरेज करना पड़ता है, वही अपने लिए मायने रखता है। तो एवरेज अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एवरेज, यूनिफॉर्म एवरेज। अगर यूनिफॉर्म एवरेज नहीं होता ऑप्शन में, और भी कुछ हो जाता, तीसरा कुछ दे दिया होता, एक्सेलरेटेड अनएक्सेलरेटेड, और भी तीसरा कुछ दे दिया होता, तो कांस्टेंट बोल दिया होता, तो सिर्फ हम यूनिफॉर्म में टिक कर दिए होते। यूनिफॉर्म एवरेज ऐसे क्या होता है, यूनिफॉर्म एवरेज होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो फोर्स भी हमारा 0 होता है। ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। अगला है पावर का क्या होता है, पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर बराबर क्या होता है, किसी भी पावर हो जाएगा आपका जो वोल्टेज है जितना ये डेसिपेट कर रहा है ड्यू टू आई करंट अगर कर रहा है, V इंटू आई हो जाएगा, V इंटू आई। तो यहाँ से ऑप्शन में V इंटू आई तो है नहीं, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। आई को क्या लिख सकते हैं हम, V/R, ये क्या हो जाएगा V²/R। या तो इसी को लिख सकते थे, V को कन्वर्ट कर देते I इंटू R में, तो क्या बन जाता I²R। ये दोनों में से कुछ हो ऑप्शन में, ये तीनों में से, तो वही होगा पावर का। तो V²R है दूसरा वाला, वो तो गलत है। सी वाला देखिए एक बार, V²/R, ये ऑप्शन मिल रहा है। ये होता तो ये भी सही होता, ये होता तो ये भी सही होता। ये तीनों देके चौथा कुछ दूसरा देगा रैंडम, और बोल देगा अगर ये गलत कौन सा ऑप्शन है, तो वो टिक कर सकते हैं हम चुन के। अब है मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज जो होता है उस पर फोर्स क्या होता है, मूविंग चार्ज पे क्या फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स कब लगना चालू होता है, जब वो मूव करे। जब तक रेस्ट में है कोई चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता है। चार्ज जब अपना मूव करना चालू कर देता है, चार्ज स्टैटिक होता है, अगर देखिएगा चार्ज स्टैटिक होता है तो क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। जैसे ही मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अब चलना चालू कर दिया, पहले स्टैटिक था मतलब रुका हुआ था, रेस्ट में था,
तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे ही चलना चालू किया वो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा? हाँ बिल्कुल कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा क्योंकि वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही। लेकिन स्पेशली एक और चार्ज, एक और इसका नेचर इंक्रीज हो जाता है जैसे ये मूव करना चालू करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है, समझे। और जब ये एक्सेलरेट करने लगेगा मोशन के साथ साथ, अभी तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जैसे ही अब एक्सेलरेट करने लगेगा तो रेडिएशन भी चालू हो जाएगा। उसी में हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चार्ज वहां पे एक्सेलरेट करने लग जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज मूव कर रहा होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स लगेगा। तो मूव करना बहुत जरूरी है, तभी इस पर फोर्स लगेगा। तो F बराबर क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज। V क्या है? V वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। जो चार्ज है उसका वेलोसिटी है ये। B क्या है? जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ, जैसे ये अपना, अगर आपका ये हथेली है तो ये अगर बी है और वेलोसिटी कहीं इधर मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फिंगर देखिए, वी क्रॉस बी, ये जो है फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, समझे। बी अगर डाउनवर्ड है, बी इधर मूव कर रहे हैं तो फोर्स बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। अगर ये अपवर्ड है बी तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए, इधर के तरफ बी का डायरेक्शन है अगर, तो बी और वी आगे है अगर, तो राइट हैंड रूल से हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे बी का डायरेक्शन और बी का, तो आप वहां से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आप बता सकते हैं ये फॉर्मूला से। मेन तो ये रिजल्ट याद करके आप टिक मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर क्वेश्चन अगर चेंज करके डायरेक्शन पूछने लगे तो राइट हैंड रूल लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है ना, वहीं से डायरेक्शन निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपना कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आई बी बराबर फाइव बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस। तो इसका यूनिट पे आप कंपेयर कीजिए तो पहला में एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर किसका होता है? करंट का। ये तो गलत है, बी फैराड है, इसका होता है एम्पियर करंट का। और बी क्या है? फैराड है। फैराड किसका होता है? कैपेसिटेंस का, ठीक है, कैपेसिटेंस का होता है। और तीसरा है अपना टेस्ला। टेस्ला किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो चौथा ऑप्शन सिर्फ बचता है डी, वेबर। वेबर ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। आपको पूछा तो है ये सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो हमको चौथा ऑप्शन मार के निकल जाना चाहिए था, लेकिन तीनों का अगर आपको पता है, अगले बार क्वेश्चन चेंज करके दे दे। कैपेसिटेंस का क्या होता है तो फैराड में टिक करते हैं हम, अगर मैग्नेटिक फील्ड का देता तो टेस्ला में टिक करते, सिंपल सी बात है। और यहां से आपको वेबर अगर नहीं दिया होता तो क्या होता है इसका, तो वेबर नहीं दिया होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये बी, इसका क्या होता है? टेस्ला। और ये क्या है? डीएस क्या है? एरिया। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाता? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो यहां से b बराबर b तो लिख सकते हैं 5b डिवाइडेड बाई ds, है ना, 5b डिवाइडेड बाई ds। तो इसका क्या होता है? वेबर। देखिए कन्वर्जन यहाँ पे वेबर होता है, इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछा होता और टेस्ला ऑप्शन में नहीं दिया होता तो यहां से वेबर बाय मीटर स्क्वायर ये भी हो सकता है, तो इसका ऐसा यूनिट वेबर होता है तो बाय मीटर स्क्वायर, ये भी तो एक एसआई में ही है सब कुछ। इसका भी स्पेशली इसका नाम, यूनिट का नाम टेस्ला दिया गया है,
बट अगर टेस्ला ऑप्शन में नहीं है तो वेबर बाय मीटर स्क्वायर अगर मिल जाए तो वो भी सही है। जैसे इस तरीके से इसका अगर वेबर के जगह टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता ना तो वो भी सही होता, तो ऑप्शन आपको मिस करा सकता है वो। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाइव का वैल्यू मतलब P ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय P अपेरेंट, P ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय P अपेरेंट। cos फाइव होता है ना P ऑफ एवरेज डिवाइडेड बाय P अपेरेंट, ये होता है ना। cos फाइव सिर्फ रेसिस्टेंस है अगर तो सिर्फ R होगा, और ये AC सर्किट का है तो यहाँ पे AC वोल्टेज। ये हमारा अगर है E नॉट साइन ओमेगा टी, E और R का रिलेशन, E I का रिलेशन क्या हो जाएगा? I और R क्या होता है? E बाय R डायरेक्ट, तो फेज का कोई चेंज आएगा I के साथ तो इसको डायरेक्ट लिख सकेंगे E नॉट बाय R साइन ओमेगा टी। क्या कोई चेंज आया फेज में? फेज में कोई चेंज नहीं आता। अगर इसमें फाई होगा तो यहाँ भी इसके फेज में फाई ही आएगा, दोनों सेम फेज में होगा। आई एंड ई बोथ आर इन सेम फेज। जब ये दोनों सेम फेज में है तो फाई क्या होता है? 0। ये सिर्फ पॉसिबल होता है अगर सर्किट हमारा हो और बिना सिर्फ रेसिस्टेंस का हो, सर्किट में जो रिएक्टेंस हो सिर्फ रेसिस्टेंस हो। अगर यहाँ कैपेसिटर होता तो चेंज हो जाता और इंडक्टर होता तो और कुछ चेंज हो जाता, वो अलग है, वो आगे हम पढ़ लेंगे अलग से। लेकिन अगर सिर्फ रेसिस्टेंस हो तो देखिए, तो रेसिस्टेंस में आई का रिलेशन ई के साथ क्या होता है? डायरेक्ट ई बाय आर, तो फेज में कोई चेंज नहीं आता है दोनों के। तो फाई क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस होता है इन दोनों का, क्या होगा? फाई 0 होगा। डेल्टा देखिए ना इन दोनों के फेज में, ई और आई के फेज में क्या डिफरेंस होगा? फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। फेज डिफरेंस 0। तो कॉस, यहां देखते हैं फिर, कॉस 0 डिग्री बराबर 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? 1 दिया होगा, ऑप्शन कौन सा है? ए। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ये है अपना पावर फैक्टर। पावर फैक्टर फाइव होता है, डिफाइन तो यहां से होता है, लेकिन आप ई और आई के रिलेशन वाले फॉर्मूले से भी ई और आई का जो फेज का डिफरेंस होगा वहां से जो फेज डिफरेंस जो होगा वही होगा 5। तो सिर्फ आर वाला अगर होता है सर्किट में, सिर्फ आर प्रेजेंट हो, ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस है, दोनों सेम फेज में। देखिए साइन का साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5, दोनों का फेज में कोई चेंज नहीं है, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0। वहां पे डायरेक्ट हम 0 यूज कर सकते हैं। और कैपेसिटर होता तो क्या होता? सिर्फ कैपेसिटर होता तो अभी देख लेते हैं वो भी, कैपेसिटर और इंडक्टर अगर सिर्फ होता तो। सिर्फ कैपेसिटर होता तो आई और ई का रिलेशन क्या हो जाता? सिर्फ कैपेसिटर सी होता तो क्यू बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू वी। तो यहां से सी बाहर डीवी बाय डी टी हो जाता, डीवी के जगह पे ई है, ई का क्या हो जाता? ई नॉट, सी का सी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन आप कर लो, ये आ जाएगा कुछ सी ई नॉट बाय ओमेगा इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। अब देखिए फेज में कितने का चेंज हो गया, दोनों को पहले सेम उसमें लाना पड़ेगा,
साइन है तो यहाँ भी साइन हो तब, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो आप यहाँ से लिख दो, तो देखिए दोनों ये पार्ट को इधर रहना दो, यहाँ क्या हो जाना चाहिए, साइन पाई बाय 2, तो ये पार्ट प्लस पाई बाय 2 स्पेशली आएगा। तो फेज इस बार कितने का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ तक तो दोनों सेम है, साइन भी सेम है, फेज का चेंज कितने का है, पाई बाय 2, फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय 2। तो कॉस 5/2 क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ अगर कैपेसिटिव सर्किट होता तो पावर फैक्टर क्या होता, 0। इसी तरीके से आप इंडक्टेंस का भी रिलेशन से निकाल लेना, L इक्वल टू होता है, सॉरी E इक्वल टू होता है L माइनस एल डी आई बाय डी टी। यहां से आप निकाल लेना रिलेशन, तो आपको वहां भी सिर्फ पाई बाय 2 का ही फेज डिफरेंस आएगा। तो सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट होगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, और कैपेसिटिव हो तो पावर फैक्टर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू है पहले उसका स्क्वायर फिर उसका मीन निकालना है, एंड में रूट कर देना। मीन मतलब एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करना है एक इंटरवल में, फिर उसी इंटरवल में सेम इंटरवल से डिवाइड कर देना है। तो आई क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी, ये होता है ना एसी करंट का जनरल वैल्यू। ये अपना क्या है, पीक करंट, I0 जो है पीक करंट, पीक करंट बोले तो मैक्सिमम वैल्यू। जैसे इसका अगर ग्राफ देखिएगा तो ऐसे होगा ना, कुछ ग्राफ साइन का ग्राफ होगा ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, I0, और नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा माइनस I0। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, I0, तो I0 को हम बोले पीक करें। तो अगर इसका स्क्वायर कर दे फिर इसका एवरेज निकाले, एक टाइम पीरियड 0 से t या 0 से t पूरे हाफ में स्क्वायर करे और टाइम एवरेज निकाले, तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा IRMS वैल्यू का स्क्वायर आएगा। तो इसका मान आ जाता है कुछ I0 स्क्वायर बाय 2 आता है। इसका आप करके देख लेना, I0 स्क्वायर बाय 2 आता है। RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, I0 स्क्वायर बाय 2। I0 अपना क्या है, पीक करंट, यहाँ से IRMS क्या हो जाएगा, I0 बाय √2, मतलब पीक करंट डिवाइडेड बाय √2। ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है। IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो ओरिजिनल होता है ये अपना, उसका स्क्वायर करके हम एवरेज निकालते हैं, फिर उसी का अगेन रूट करते हैं, तो जो फाइनल आया वही RMS वैल्यू होता है। एक्चुअल में जो अपने घरेलू सर्किट में जो भी आता है ना करंट, उसका मान जो भी हम मेजर करते हैं वो RMS वैल्यू ही होता है, ये मेजर नहीं होता है। जो भी लिख के आता है किसी भी एपरेटस पे इतने एम्पियर का है, तो वो सब RMS वैल्यू में ही आता है। वोल्टेज का भी RMS में ही आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जियोमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन। जियोमैग्नेटिक मतलब किसी भी मैग्नेट का जो होता है नेचुरल जो लेंथ होगा वो हो जाएगा उसका जियोमेट्रिक लेंथ। जियोमेट्रिक उसका जो शेप के वजह से लेंथ आया वही ज्योमेट्रिक लेंथ होगा। देखिए कोई जो मैग्नेट होता है इसके में एक एस हो गया, एक पोल होता है इसका एस और एन पोल, तो इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके शेप का लेंथ है, इसको बोलते हैं, अगर ये एल है तो इसको बोलेंगे एल को जियोमेट्रिक लेंथ।
जिसके ज्योमेट्री के कारण आया, ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, अगला है कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा। मैग्नेटिक लेंथ ये होता है कि पोल जो है ना एग्जैक्टली इसके एंड पॉइंट पे नहीं होता है, पोल थोड़ा शिफ्टेड होता है। ठीक है, देखिए इतना का शिफ्ट इधर है अगर, तो ये लेंथ देखो आप, ये जो लेंथ होगा ना दोनों पोल का जो लेंथ होगा वो होता है जियो मैग्नेटिक लेंथ, ये इसका मैग्नेटिक लेंथ होगा। तो यहां से देख के कुछ बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ और जियो मैग्नेटिक में कौन बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा होगा, मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है। बराबर तो नहीं होता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो LG जो होता है वो होता है LM मैग्नेटिक लेंथ होता है 0.84 ऑफ LG। जो ओरिजिनल लेंथ होता है उसका 0.84 टाइम्स होता है। तो यहाँ से LG आप निकालोगे तो हो जाएगा 6/5 टाइम्स ऑफ LM। इससे बड़ा LM मतलब ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ, ये ज्योमेट्रिक लेंथ LG। क्लियर है ना? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कौन बड़ा होता है? ज्योमेट्रिक। एक्चुअली में इसके एंड पॉइंट पे होता तो ये दोनों बराबर हो जाता, पोल थोड़ा शिफ्टेड होता है, अंदर की तरफ है, तो उसका लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। और ये रिलेशन होता है 0.84। आप इसको कीजिएगा तो अप्रोक्स में यही 5/6 आएगा, तो यही इनवर्स करना पड़ेगा। LG क्या हो जाएगा? 6/5। अब अगला है डीप एंगल और मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन बताना है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ देखिए, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर ये B है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाता है ये डेल्टा, इसी को हम कहते हैं डीप एंगल। देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, ये वर्टिकल हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल। इस कंपोनेंट को बोलेंगे BH और इस कंपोनेंट को बोलेंगे BV। यहां से ये क्या है अपना डीप एंगल। क्या रिलेशन हो जाएगा? BH बराबर क्या हो जाएगा इसका? कॉस डेल्टा। तो यहां से B बराबर क्या लिख सकते हैं? BH डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा। यही होगा रिलेशन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A। BH बाय कॉस डेल्टा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है वो एंगल है डीप एंगल। अगला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट बाय पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट M/V होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे क्या है? वॉल्यूम है, इसी को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसका यूनिट बताना है आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I इंटू एरिया, और नीचे क्या हो गया? वॉल्यूम है। यहाँ से देखिए I का क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। यहाँ से क्या बन जाएगा? A/m। इसी को लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बाय वॉल्यूम। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? I इंटू एरिया। I का क्या यूनिट होगा? एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। यहाँ से क्या बच के आएगा? एम्पियर पर मीटर। तो इसको लिखने का ये भी हो सकता है, m पर पावर -1 लिख सकते हो, 1/m है। तो C ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन।
मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक प्लेन होता है, प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन पहले आपको याद होना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? प्लेन इन विच मैग्नेटिक डायपोल इज प्रेजेंट। का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो क्या है? एक प्लेन है इन विच मैग्नेटिक डायपोल इज प्रेजेंट। प्लेन इन विच मैग्नेटिक डायपोल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन का ये डेफिनेशन है। पहली बात में ये प्लेन है। अब प्लेन वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा ये है ऑप्शन में। अब पॉइंट और लाइन तो नहीं है, प्लेन का बात है। आप अर्थ का किसी भी कंपास को रख के ही ना मैग्नेटिक फील्ड का वो देखिएगा। अब किसी कंपास को रखते हैं, अगर कंपास को अगर रखिएगा तो क्या होता है? एक खुद ही ऐसे हो जाता है, जैसे है ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाता है। जैसे अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक कंपास जब भी रखेंगे तो क्या होगा? उसका नॉर्थ हो जाएगा साउथ के तरफ, और उसका जो साउथ होगा वो नॉर्थ के तरफ हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। तो ये जब हवा में लटकाया जाएगा ना तो हमेशा ऐसे नहीं होगा, वो ये होता तो हो जाता हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एंगल में लटका रहता है। तो ये किस प्लेन में होता है? वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में कंपास है तो मीन्स मैग्नेटिक डायपोल, उसका जो है डायपोल एन और एस के बीच का, वो किस में है? वर्टिकल प्लेन में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन? मैग्नेटिक मेरिडियन तो वही होता है जो प्लेन में, जिस प्लेन में मैग्नेटिक डायपोल प्रेजेंट हो। किस प्लेन में प्रेजेंट होगा? वर्टिकल प्लेन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। पहले बात मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है, आप ये याद कर लेना। अभी तो ये नियर पॉइंट के लिए सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पूछा है ना। आपको अगर किसी और पॉइंट के लिए भी पूछ दे तो भी आप निकाल लेना। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का? मैग्नीफाइंग पावर, इसका फॉर्मूला होता है डी बाई यू। डी क्या है? नियर डिस्टेंस है, जो नियर विजन का जो डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल आई के लिए। आपका यू क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों पता होता तो आप बता देते। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स ऐसा एडजस्ट कीजिए जबकि इमेज जो बने वो इंफिनिटी पे बने। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल रहा है वो, तो इसका मतलब है कि इमेज हमारा कहां बनना चाहिए? इमेज कहां बनना चाहिए? एट इंफिनिटी। तो यहां से आपको इमेज डिस्टेंस पता चल गया, v बराबर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से ये v 0 हो जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा? f। u को भी आप साइन के साथ रखिएगा तो नेगेटिव ही आएगा ना। u बराबर क्या आ जाएगा? f। ये अपना रिलेशन आ गया, u बराबर f आ गया। ये किस केस में? जब नॉर्मल एडजस्टमेंट था। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां बनना चाहिए? इंफिनिटी पे। तो वहां से हमारा v u इज इक्वल टू f आ गया। तो आप इस फॉर्मूले में हम डाल दें तो क्या निकल के आ जाएगा? d बाय f आ जाएगा। किस केस में? नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। अगर आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के जगह वो बोल देता नियर पॉइंट पे बनना चाहिए, नियर पॉइंट वाला केस, तो अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, नियर पॉइंट बोल दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा चेंजिंग। इमेज एट नियर पॉइंट।
नियर पॉइंट पे अगर इमेज बोल दिया जाए तो हमारे भी क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, भी क्या हो जाएगा, डी। यहां से निकाल लेंगे फिर से, u बाय एफ है, यहां से डी, v इज इक्वल टू डी करिए, u बराबर क्या हो जाएगा, 1/d माइनस 1/f, यहाँ से f माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एफ। अब इसको फिर से पुट करिएगा d बाय एफ में, यहाँ ले जाके d बाई यू में, u के जगह क्या लिखना होगा, डी एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस डी। यहां से आ जाएगा डी डी कैंसिल, तो ये 1 माइनस डी बाई एफ आएगा। जब नियर पॉइंट पे बोलता तब अपना इमेज कहाँ बनना चाहिए, मतलब डी पे बनना चाहिए। इमेज कहाँ बनना चाहिए, जब नियर पॉइंट पे बोला है तो डी पे, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला है तो बी पे। लेंस फॉर्मूला तो पता ही है, वहां से यू निकाल लेंगे और इसमें सिर्फ पुट करना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में का ये होता है डी बाई यू, वहां पे सिर्फ आपको यू जाके पुट कर देना है। तो ऑप्शन उस टाइम क्या हो जाएगा, डी बाई एफ, और वहां पे विद साइन पुट करिएगा तो 1 प्लस डी एफ आएगा। समझे, यहाँ पे साइन का हम कन्वेंशन नहीं लिए, डी यू के साथ अगर लेते v के साथ लेते तो v आता हमारा प्लस नेगेटिव साइन डी, और u के साथ नेगेटिव आता तो फाइनल हो जाता है, यहाँ पे ये माइनस कैंसिल होता तो f 1 प्लस डी ए बाय, अगर वो होता तो डी बाई एफ मतलब ए ऑप्शन हो जाता। अगर यहाँ पे पूछा होता क्वेश्चन को चेंज करके कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के जगह पूछा होता कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो नियर पॉइंट पे बने, अभी क्या पूछा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो भी हम इन्फिनिटी लेके चेक किए तो आंसर अपना क्या आया, ये आया डी बाई एफ। ठीक है, अब होता है कि नॉर्मल जो आई होता है, आई लेंस, उसका क्या फोकल लेंथ होता है, नॉर्मल आई लेंस का क्या फोकल लेंथ होता है, एफ। सिर्फ हमको ये क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करने हैं ना, इसके अराउंड भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी डिस्कस कर लेना सही है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तो और अच्छा है, या वहां जाके डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज भी तो हो सकता है। नॉर्मल आई का क्या फोकस लेंथ है ना, फोकल लेंथ, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ होता है नॉर्मल आई का फोकल लेंथ नॉर्मल आई लेंस का होता है 17 mm, समझे, 17 mm, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है, इसको कितना बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। समझे, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, जहां पे इमेज बनता है। आंख से जो हम देखते हैं, आंख के आई लेंस से इमेज वो कहां बनाता है, रेटिना पे, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। आपके आंख में प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, समझे। तो 2 तरीके का आंख में प्रॉब्लम होता है, वो भी अभी देख ही लेते हैं। एक होता है जब नजदीक का चीज नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेटोपिया, हाइपरमेटोपिया मीन्स आपको नजदीक का चीज नहीं दिखेगा। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, नजदीक नहीं दिखेगा। ठीक है, ये नजदीक का नहीं दिखेगा, हाइपरमेटोपिया। दूसरा होता है मेटोपिया, मेटोपिया होता है जो, इसका होता है दूर का चीज आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, दूर नहीं दिखता। ठीक है, याद कर लेना। हाइपरमेटोपिया मतलब नजदीक का नहीं दिखता, नजदीक का दिखने में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, और इसका होता है शॉर्ट साइटेडनेस। समझे, इसका होता है शॉर्ट। वर्ड देखिए, दूर का नहीं दिखता लेकिन
इसके नाम में आता है शॉर्ट और इसका आता है लॉन्ग। मेन रीजन क्या होता होगा कि रेटिना पे इमेज नहीं बना पा रहा है, या तो उससे आगे बन जा रहा है या पीछे बन जा रहा है, उससे दूर बन जा रहा है। अगर उससे दूर बन रहा है मतलब लॉन्ग वाला केस है, और जब नजदीक बन जा रहा है उससे पहले बन जा रहा है उसी को कहते हैं शॉर्ट। नाम इसका डिसाइड होता है वही उसी से कि रेटिना के पास बन रहा है, उससे पहले बन रहा है या बाद बन रहा है, समझे। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस मतलब नजदीक का नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष और नजदीक दृष्टि दोष। डिस्टेंस बिटवीन आई और रेटिना ही होता है आई लेंस का फोकस, वो इमेज को फोकस पे बनाता है, मतलब रेटिना पे बनाता है। उसका वैल्यू होता है 17 mm, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 10 mm होता है अपना 1 सेंटीमीटर। अब एक क्रिटिकल एंगल, पहले तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। रिफ्रैक्शन जब भी होता है एक मीडियम से जाके दूसरे मीडियम में मुड़ जाता है लाइट, है ना। नॉर्मल से दूर चला जाएगा अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो, अगर आपका रेयरर से डेंसर में जाएगा, देखिएगा ये केस, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो दूर मुड़ जाता है ना। ये एंगल बढ़ गया ना, इससे थोड़ा इधर जा रहा चाहिए था, ये मुड़ गया इधर। अगर रेयरर से जा रहा है तो इसके क्लोज हो जाता है, नॉर्मल के नजदीक हो जाता है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है रेयरर से डेंसर जाने पे। तो अपना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब जिस मीडियम से गया रिफ्रैक्शन होके उसी मीडियम में आ जाए, समझे। अब आप डेंसर में देखिए इधर मुड़ रहा है ना, अब थोड़ा और एंगल बढ़ाइए और इधर मुड़ेगा, और एंगल बढ़ाइए इधर मुड़ेगा, तो एक समय आएगा जब एंगल ये टोटल इस प्लेन के अलोंग मुड़ जाए, ये वाला केस आ जाए, हम भेजे और प्लेन के अलोंग ही मुड़ जाए। तो इसी के लिए जो ये इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल ये जो है इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के केस में रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। अब आप स्नेल्स लॉ लगा के वहां से क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो डायमंड के केस में फाइंड करने की जरूरत है नहीं, याद करके रखना है, लेकिन ये हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना था। ये हो गया इतना थ्योरी। तो डायमंड का क्या होता है, डायमंड का होता है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री, और वाटर का होता है, इसका डबल होता है वाटर का। डायमंड का ये तो याद करने वाला है, डायमंड का भी याद कर लो, 24.4 होता है। अगला है क्वेश्चन, दो कॉन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में रखे तो इक्विवेलेंट लेंस जो आएगा वो किस नेचर का आएगा। दो कॉन्वेक्स लेंसेस को कांटेक्ट में रखना है। क्वेश्चन कौन सा नंबर है, 22। दो कॉन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में रखे तो फाइनल जो लेंस आएगा इक्विवेलेंट F1 F2। इक्विवेलेंट मतलब कि इन दोनों को हटा के कोई तीसरा अगर प्लेस कर दे इसके जगह पे, तो इस दोनों का जो इफेक्ट होना चाहिए मिला के, वो इसके वजह से भी उतना ही आना चाहिए। तो इसका क्या होता है, F इफेक्टिव अगर इक्विवेलेंट का है ना, इक्विवेलेंट बोलते हैं। चलिए F इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो F इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2, है ना। F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। यहां से देखिए आप, ये फॉर्मूला क्या आ गया अपना, जो इक्विवेलेंट लेंस आया उसका फोकस को आप देखिए पहले। इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकस का वैल्यू आया है वो आया है F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। कॉन्वेक्स लेंसेस था ये, तो F1 क्या था पॉजिटिव, ये F2 भी क्या था पॉजिटिव,
पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेट क्या आ जाएगा, एफ इक्विवेलेंट भी क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ गया। इसी को तो कॉन्वेक्स ही तो बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, एफ पॉजिटिव होता है। कॉनकेव तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में कॉनकेव कॉनकेव ही दे रखा है, सिलेंड्रिकल लेंस तो कुछ अलग ही है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, कॉन्वेक्स लेंस। अब आप देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर जो है यूज किया जाता है आपको मेडिकल फील्ड में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको जो भी पता करना होता है ना, डॉक्टर्स यूज करते हैं उसको। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इससे कुछ ड्राइंग ग्लास मटेरियल का बना होता है। इसमें अगर आप लाइट ऐसे भेजोगे इस एंगल पे, तो ये वापस इसी में मुड़ता हुआ आता रहता है। ड्राइंग ग्लास मटेरियल होता है, मतलब आर पार हो सकता है। तो इसका मेन नेचर है कि लाइट को सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट कर देता है, मीन्स TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस ने उस पे काम करता है, ये प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले पे। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। वो देखिए अब इससे पहले भी हम बोले थे ना, आई का जो होता है क्लियर विजन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है अगला क्वेश्चन का 24 का क्या हो जाएगा, डी 25 सेंटीमीटर। आई का क्या होता है, डी, डी से डिनोट करते हैं इसको, डी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन भी डी है, ऑप्शन नंबर भी डी है। अगला है रेनबो जो फॉर्मेशन होता है कौन से फेनोमेना को फॉलो करता है, लाइट का। रेनबो में क्या होता है, आपको 7 कलर्स दिखता है ना। तो आप अगर ध्यान से प्रिज्म वाला केस याद रखें, प्रिज्म में क्या होता था, जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर पास करता है तो वो फिर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है ना, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है लाइट जब भी प्रिज्म से पास करता है। कलर दिखना है, इसी फेनोमेनन को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जो घटना घटता है ना, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग होता है किसी एक पॉइंट पे पड़ के फैलने वाला, रिफ्रैक्शन है कि कहीं कोने से मुड़ जाता है जो लाइट। पोलराइजेशन तो वो अलग है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट सिर्फ ऑप्शन होगा। रेनबो में अपने को 7 कलर दिखता है, डिस्पर्सन के केस कारण ही व्हाइट लाइट जो होता सन का वो डिस्पर्सन हो जाएगा, तो ही ये होगा। एक्चुअल में रेनबो में क्या होता है, ड्रॉपलेट होता है, तो पहली बार में एंट्री किया लाइट तो उसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, फिर यहीं अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर जो ये निकलेगा ना, तब इसका आपको डिस्पर्सन हो जाता है। 3 रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्सन, तीनों होता है। लेकिन ऑप्शन में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दिया नहीं है, तो सिर्फ डिस्पर्सन ही होगा। तीसरा ऑप्शन है डिस्पर्सन, वो होगा अपना आंसर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है, यही तो क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट। आपका प्रिज्म जो होता है, इससे जब लाइट पास करती है व्हाइट लाइट, क्या होता है, ये सबसे कम डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन यहाँ लास्ट वाला कौन होता है, वी, वायलेट कलर। और ये सबसे कम वाला कौन होता है, रेड कलर, है ना। वायलेट कलर और रेड कलर, इनके बीच में और जो 6 कलर है, सॉरी 5 कलर होंगे। व्हाइट लाइट गया, डिस्पर्सन होने के बाद 7 कलर में बिखर गया। तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ है, देखिए ये था मेन, जो ये लाइट था मेन, इससे जो जितना मुड़ा है वही उसका डेविएशन है। सबसे कम डेविएशन इसका है, सबसे ज्यादा डेविएशन इसका है। डेविएशन किसका सबसे कम है, रेड का। सबसे ज्यादा डेविएशन देखिए किसका है,
v का सबसे ज्यादा डेविएशन। तो डेविएशन किसका सबसे ज्यादा होगा? जिसका लेमडा सबसे कम होगा, समझे? तो लेमडा सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। लेमडा मतलब वेवलेंथ, वायलेट का सबसे कम होगा। लेमडा अगर सबसे ज्यादा होता है तो म्यू क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, ज्यादा म्यू, लेमडा ज्यादा तो म्यू कम। तो म्यू ऑफ आर जो होगा वो म्यू ऑफ बी से कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा? म्यू। सबसे ज्यादा म्यू क्या होगा? म्यू इसका मैक्सिमम होगा, वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम इसी का होगा, म्यू मिनिमम रेड का होगा सबसे। अभी तो ऑप्शन में मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन, वायलेट का। ये अपना वायलेट का सबसे मैक्सिमम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में, और सबसे कम होता है रेड का। अगला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको बताना पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? फाई बराबर क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कॉस फाई, तो फाई क्या होना चाहिए? कॉस फाई क्या होना चाहिए? सबसे मिनिमम वैल्यू मीन्स नेगेटिव होना चाहिए, -1 होना चाहिए। फाई क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पाई 2n प्लस 1 पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो होगा ना, उसके लिए कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव में 1 होगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करिएगा, इससे यूज करके पार्ट डिफरेंस निकालना है ना। पार्ट डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा बाय लेमडा इज इक्वल टू 5/2 पाई। यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पाई। यहां से लेमडा गया मल्टीप्लाई में, पाई पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2। ठीक है, 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2। ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पार्ट डिफरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव बोला होता तो कॉस फाई क्या होना चाहिए था? ये डिस्ट्रक्टिव है, यहां तक क्लियर है। डिस्ट्रक्टिव का कौन सा ऑप्शन हो जाता? बी हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव होता तो क्या होता? कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होना चाहिए था? या +1 होना चाहिए। तो +1 कब होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, है ना, 2n पाई के लिए। 2n पाई यहां रखेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई कैंसिल, तो सीधा n लेमडा हो जाता। क्या हो जाता? n लेमडा। क्या 2n पाई के लिए कॉस क्या होता है? 1 होता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाता। 0 डिग्री पे ही होता है ना, n पाई कंस्ट्रक्टिव होता तब n लेमडा हो जाता ऑप्शन। अब देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? वेव का ऑसिलेशन और मूवमेंट जो होता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे देखिए, ये वेव अगर चल रहा है तो वेव किधर बढ़ रहा है? बढ़ किधर रहा है? आगे की तरफ। ऑसिलेशन किधर हो रहा है? अप डाउन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेव का ये वेलोसिटी है और ये ऑसिलेशन है। ऊपर वाई एक्सिस में ऑसिलेशन है और वेव का मूवमेंट किस में है? डिस्प्लेसमेंट देखिए तो एक्स एक्सिस में। तो क्या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर है ऑसिलेशन इसके मूवमेंट के, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ये चीज सेम होता है पोलराइजेशन में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा लाइट का? कौन सा नेचर? पोलराइजेशन, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहले अपने को डिक्लेयर होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये तो रस्सी का केस है ना, रस्सी को आप ऐसे उछालिए तो मूवमेंट रस्सी के अलोंग जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट उसका अप डाउन उसमें हो रहा है, अप डाउन हो रहा है।
लॉन्गिट्यूडिनल में क्या है, कोई ऐसे रखा हुआ चीज था, इसको ऐसे धक्का मारे तो वेव भी इधर मूव किया है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल का केस हो जाता है। ये अपना ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव वाला नेचर आप पोलराइजेशन में एग्जैक्ट यही होता है। पोलराइजेशन में ही तो ऑसिलेशन ऑफ ई के साथ ही करते हैं ना पोलराइज। अब अगला वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर, तो ये डायरेक्ट लिख लीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर क्या होता है, 4.7 वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। ऑफ सिल्वर 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 31 नंबर में प्लैंक्स कांस्टेंट, एच का वैल्यू हो तो कांस्टेंट सबको पता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अगला, जितना भी बचा हुआ है 70 में वो आगे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।